बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो डिस्कशन की है, जिसमें चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 है, जिसको हमने कंप्लीट किया है, आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोगों ने उसे तैयार भी साथ साथ कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 जो है वो आप लोगों के पास इनपुट और आउटपुट के बारे में है। ठीक है जी, अब पहली बात ये कर लेते हैं कि इनपुट और आउटपुट होती क्या है। इनपुट हम कहते हैं एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम कंप्यूटर को देते हैं तो वो इनपुट कहलाती है। और चैप्टर आप लोगों का चैप्टर नंबर जो 1 था फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर भी हम लोगों ने इस इनपुट की बात की थी। उसके बाद आउटपुट क्या है कि कंप्यूटर से हमें अगर कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ मिलती है तो वो क्या कहलाती है। हम कंप्यूटर से कुछ लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। अब यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर इनपुट किसे दी जाएगी, उसके बाद आउटपुट कौन देगा। हमारे पास ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम स्टडी कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इनपुट जो भी प्रोवाइड करेंगे वो किसे देंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम को देंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम उसके ऊपर जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज़ होंगी वो परफॉर्म करेगा और इन द एंड हमें क्या कर देगा, रिजल्ट दे देगा। अब हमारे पास कंप्यूटर के अंदर अगर आपने प्रोग्राम को इनपुट देनी है तो वो किसी ना किसी इनपुट डिवाइस की मदद से हम दी जाएगी। और वो इनपुट डिवाइस कौन सी होगी, आपके पास कीबोर्ड होगी। और कीबोर्ड की मदद से हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपके पास उसे हम क्या नाम देंगे, स्टैंडर्ड इनपुट। और प्रोग्राम को हमेशा जो इनपुट दी जाती है वो किसकी मदद से दी जाती है, कीबोर्ड की मदद से ही दी जाती है। ठीक है, वो चाहे वो वैल्यू जो आप इनपुट कर रहे हैं वो किसी वेरिएबल में स्टोर हो। ठीक है जी, और उसके बाद उसके ऊपर कोई ना कोई कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म हो। अब इनपुट देने के लिए या इनपुट प्रोवाइड करने के लिए आप लोगों के पास डिफरेंट इनपुट फंक्शंस यूज़ होंगे। ठीक है जी, एक हमारे पास स्कैन फंक्शन है, गेट ch फंक्शन है, गेट्स फंक्शन है और गेट che फंक्शन है। ये सारे क्या हैं, इनपुट फंक्शन है। एक एक करके हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेगा। ठीक है, और आप ये बात याद रखेंगे, ये सारे हैं क्या, इनपुट फंक्शंस हैं। उसके बाद आप लोगों के पास आउटपुट आ जाती है। आउटपुट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ अगर आप कंप्यूटर से लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, आउटपुट। लेकिन यहाँ से हमें आउटपुट कौन देगा, प्रोग्राम देगा। लेकिन प्रोग्राम देगा कहाँ पे, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। और इंशाल्लाह थोड़े टाइम के बाद जैसे ये बातें कंप्लीट करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाई जाएंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, प्रोग्राम कहाँ पर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, पहली लाइन कौन सी लिखती हैं, सॉफ्टवेयर हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसे रन करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी थोड़े टाइम के बाद आपको प्रैक्टिकली करके क्या की जाएंगी, दिखाई जाएंगी। और आउटपुट के लिए हमारे पास जो फंक्शन यूज़ होगा वो कौन से होंगे, आपके पास प्रिंट एफ और पुट्स। और याद रखिएगा ये सारे इनपुट और आउटपुट फंक्शन जो है वो कहाँ पड़े होते हैं, कौन सी हेडर फाइल में पड़े होते हैं, वो है stdio.h। जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके अंदर पहली लाइन जो लिखी थी उसके अंदर एक हेडर फाइल शामिल की थी जिसका नाम था stdio.h। तो अभी तक हमने जो बात की है वो क्या है, इनपुट, एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर। फिर हमने बात की स्टैंडर्ड इनपुट कि हम स्टैंडर्ड इनपुट जो है कंप्यूटर कैसे देते हैं, कीबोर्ड की मदद से। और इनपुट दी किसे जाएगी, प्रोग्राम को दी जाएगी। और किस इनपुट फंक्शंस की मदद से, वो स्कैन एफ, आपके पास गेट्स है, गेट ch और गेट che है। फिर हमने आउटपुट की बात की कि जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, आउटपुट। या हम कंप्यूटर से कुछ लेते हैं लेकिन यहाँ पर हमें आउटपुट कौन देगा, प्रोग्राम देगा। लेकिन कहाँ पर, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। और हमारे पास जो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर वैल्यूज़ वगैरह भेजने के लिए या कोई मैसेज भेजने के लिए जो हम आउटपुट फंक्शंस यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं, प्रिंट एफ है और पुट्स हैं। और आज के लेक्चर में हम जिस एक फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है, प्रिंट एफ फंक्शन है। जैसे आपकी बुक में सीक्वेंस बना हुआ है उसी सीक्वेंस के साथ हम चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई इशू पेश ना आए। ठीक है, आप सिंपली ये याद रखेंगे प्रिंट एफ एक आउटपुट फंक्शन है जिसकी मदद से आप वैल्यूज़ को, मैसेजेस को स्क्रीन के ऊपर क्या करते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं। अब ये किस तरह से होगा, कैसे हम लिखेंगे, इसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है, वो हम लोग प्रैक्टिकल करने के बाद चीज़ों को मज़ीद एवेलुएट करेंगे। चलते हैं जी प्रैक्टिकल की तरफ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो क्या हो सकें, समझ आ सकें कि प्रैक्टिकल काम कैसे किया जाता है, प्रिंट एफ फंक्शन कैसे काम करता है। जी बेटा, अभी हमने थ्योरेटिकल पोर्शन जो है बोर्ड के ऊपर डिस्कस किया। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देख लेते हैं।
और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए हमने जो सॉफ्टवेयर यूज करना है वो कौन सा है, टर्बो C+। ये नेट से इजीली अवेलेबल है और इसका सेटअप भी ज्यादा हैवी नहीं है, 4 से 5 MB का सेटअप है, आपको इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगा, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जब इंस्टॉल करेंगे, जैसे ये एक छोटी सेटअप की फाइल पड़ी हुई है, अगर आप देखिए कितने MB का है, सिर्फ 3 MB का। उसके बाद आपके पास जैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों के पास जो आइकन आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है जी। और यह आप लोगों के पास कंपाइलर है, ट्रांसलेटर है, जिसके अंदर आप सोर्स कोड लिखेंगे और उसके बाद उसे ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील करेंगे। अब हमारे पास यहां पे बात ये चल रही थी कि प्रिंटफ फंक्शन कैसे काम कर, ठीक है जी। तो आपके लिए आप सबसे पहले आपने इस सॉफ्टवेयर को जो है वो रन करना है, ठीक है। जब भी आपने प्रैक्टिकल इन चीजों को परफॉर्म करना है तो सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और आप लोगों के पास जैसे ही रन होगा पहली स्क्रीन ये आप लोगों के पास आ जाएगी। अब ये जो फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने ओपन हुई है, इस स्क्रीन के ऊपर ये जो ब्लू एरिया आपको नजर आ रहा है ये एडिट विंडो है। यहाँ पे एरर लिस्ट वगैरह अगर कोई आती है तो वो यहाँ पे बनेगी, ठीक है, बिल्कुल डाउनवर्ड साइड पे। और ऊपर देखें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फाइल का ऑप्शन अवेलेबल है, आप लोगों के पास एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है, सर्च का ऑप्शन अवेलेबल है, रन का ऑप्शन, यानी कि मोर देन वन काम जो है वो एक ही जगह पे किए जा सकते हैं। इसलिए हमने शुरू में इसको नाम दिया था IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है कि आप लोग लिखते कहाँ पे, ये जो ब्लू एरिया आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे सारा प्रोग्राम उसकी लॉजिक लिखी जाती है। लेकिन हमेशा की तरह जो पहली लाइन लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, जो आप लोगों के पास एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो हमने स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस की थी जब हम चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहे थे, और वो क्या थी, हैश इंक्लूड stdio.h। और देखें किस में लिखा है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने लिखा वॉइड में, ये वो पॉइंट है जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। और उसके बाद ये डेलीमीटर है, ये ओपनिंग ब्रेस है, ये क्लोजिंग ब्रेस है, कलेक्टिवली ये बॉडी कहलाती है। और उसके अंदर ये जो है ये स्टेटमेंट है जो प्रोग्राम की लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज की जाएगी। उस स्टेटमेंट को आप लोगों को पता है कि एंड किससे किया जाता है, सेमीकोलन से। लेकिन हमारा आज का टॉपिक ये है कि आप लोगों ने प्रिंटफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि प्रिंटफ जो है एक फंक्शन है जो कि आउटपुट वगैरह के लिए, आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। आउटपुट को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है। अब बात ये कर लेते हैं जी आउटपुट स्क्रीन किस तरह की नजर आती है। आप लोगों के पास यहाँ पे देखें ये मेन्यू में से हमने विंडो को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये आउटपुट है, और ये जो ब्लैक कलर की आपको स्क्रीन नजर आ रही है ये आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है। इसी के ऊपर आपको कोई मैसेज या प्रोग्राम के रिजल्ट जो है वो नजर आएंगे। वो कोई मैसेज हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप डिस्प्ले करवाना चाहें वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। लेकिन कब दिखाई देगी, जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे। तो हमारे पास अभी आज का टॉपिक ये है कि आपने प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर एक छोटा सा मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाना, प्रिंटफ का इस्तेमाल करना है और एक छोटा सा मैसेज क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। और यहाँ पर देखिए क्या वर्ड लिखा है, प्रिंटफ, और उसके बाद इधर ब्रैकेट लगाई है, फिर डबल कोटेशन स्टार्ट किया और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ कोर्सेज, एक मैसेज जो है वो लिख दिया। और एंड पे मैंने क्या लगा दिया, वही डबल कोटेशन क्लोज की, ब्रैकेट लगाई और सेमीकोलन लगा दिया। अब यहां तक तो हम लोगों ने क्या कर दिया, सिंटेक्स के मुताबिक इसे लिख लिया। लेकिन अगर हम सिंटेक्स को फॉलो नहीं करते तो याद रखिएगा हमारे पास जो एरर आता है वो कौन सा होता है, सिंटेक्स एरर। तो हमारे पास अगर मैं सपोज इसको रिमूव करता हूं, ये मैंने सेमीकोलन रिमूव कर दिया, फिर मैं ऐसे क्या करता हूं, कंपाइल करता हूं। आप लोगों को पता है कि कोई भी कोड लिखना है तो उसे ट्रांसलेट जरूर करना है, और ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास कंपाइल का जो ऑप्शन है वो यूज किया जाएगा। लेकिन जैसे ही कंपाइल किया तो ये एक आउटपुट आपके पास आ रही है, एक आपके पास कंपाइलिंग का डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसके ऊपर वार्निंग जो है वो 0 आ रही है और एरर जो है वो 2 लिखे हुए आ रहे हैं। जैसे ही मैं बटन प्रेस करता हूं, ठीक है, आप कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो आपका वो आप लोगों के सामने ये सेम ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां पे आप लोगों के पास देखें वो क्या आ रहा है, स्टेटमेंट मिसिंग। अब वो ये नहीं कह रहा स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग, वो कह रहा स्टेटमेंट मिसिंग। तो आपने गैस करना है कि अच्छा ये एरर किस वजह से हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट मिसिंग है, कहां पे है, इस ब्रैकेट से ऊपर वाली लाइन के ऊपर, क्योंकि हमेशा हमारे पास ज्यादातर कंपाइलर जो है वो हमें एग्जैक्ट लाइन के ऊपर नहीं लेके जाता, वह उससे ऊपर वाली लाइन में एरर फाइंड कर देगा या उससे नीचे वाली लाइन। तो हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट मिसिंग है, वो कह रहा है कंपाउंड स्टेटमेंट के साथ कुछ मसला हो गया है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया था, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, सेमीकोलन लगा देता हूँ, ताकि हमारे प्रोग्राम जो है वो क्या हो सके, क्लियर हो सके। फिर से मैं क्या करता हूं, इसे कंपाइल करता हूं। कंपाइल करने के बाद अब हमारे पास कोई एरर नहीं है। जब एरर नहीं है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं।
ठीक है, रन किया लेकिन आउटपुट स्क्रीन नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि डिफरेंट हमारे ये जो कंपाइलर है ना टर्बो C++, ये विंडो एक्सपी के ऊपर प्रॉपरली अच्छा रन होता है, लेकिन 7 और 10 के ऊपर जो है वो एरर जनरेट करता है। मेरे पास विंडो 10 है इसलिए ये एरर जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब इसका तरीका क्या है कि आप आउटपुट स्क्रीन को फोर्सफुली ले आओ, और वो कैसे? वही सेम चीज विंडो के ऊपर जाएं और यहां से आउटपुट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ जाएगी। देखिए वही मैसेज है जिस वर्डिंग में, जिस सिंटैक्स के अंदर, जो स्पेलिंग मैंने लिखे थे एज इट इज ही आ गया। तो इससे हमें एक बात साबित होती है कि अगर डबल कोटेशन में आपके पास कोई भी मैसेज लिखा है तो वो एज इट इज आएगा, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, यहां पे से क्लोज करते हैं, दोबारा से एडिट विंडो पे चले जाते हैं। ये देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेमीकोलन नंबर ऑफ कोर्सेज एज इट इज ही हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो डबल कोटेशन में कुछ भी लिखा तो आपको एज इट इज ही नजर आएगा। तो ये आप लोगों के पास ये जो मैसेज है इसे आपकी बुक में कंट्रोल स्ट्रिंग के नाम से जो है वो लिखा गया। और यहां पे आप लोगों के पास क्या है कि ये आप लोगों के पास एक कंट्रोल स्ट्रिंग, एक मैसेज है जो हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अब मैसेज हेलो भी हो सकता है, मैसेज हेलो वर्ड भी हो सकता है, मैसेज ICSFA क्लास भी हो सकता है, जो आप डबल कोटेशन में लिखेंगे। अब एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते, ये तो होगी मैसेज। जैसे मैं यहां पे ना, अब देखें इसमें से कुछ चीजें जो है वो अंदर से मिस कर देता हूं। ठीक है, मैं यहां पे सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहने देता हूं। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने रहने दिया तो फिर दोबारा से मैं क्या करता हूं, इसको कंपाइल करता हूं। ठीक है, पहले आप क्या कंपाइल करेंगे, फिर इसे रन करेंगे, फिर आउटपुट के ऊपर जो है ना मैसेज चला जाएगा, फिर आप आउटपुट स्क्रीन को जो है वो चेक करेंगे तो आपके पास वो मैसेज अवेलेबल होगा। लेकिन यहाँ पे देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कोर्सेज भी लिखा है और आगे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि पुराना मैसेज भी है और जो नई एडिशन मैंने की है वो भी आ रहा है। पहले वाला इस आउटपुट स्क्रीन से अरेज नहीं हुआ। तो हमें हमेशा जब भी प्रोग्राम लिखा जाता है ना तो उसके अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहले जो लिखा हुआ अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कुछ ये जो आउटपुट स्क्रीन है इसको अरेज किया जाए ताकि जो नई आउटपुट है वही दिखाई दे, इसके अलावा कोई और आउटपुट दिखाई ना दे। तो उसके लिए हमारे पास क्या किया जाता है, एक और जो है ना बिल्ट इन फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और वो बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है, CLR है। और ये किस तरह से CLR ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन है। ये क्या करेगा, पहले से कुछ भी लिखा होगा स्क्रीन के ऊपर उसे क्लियर करेगा और आपका जो रिजल्ट है वही स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। उसके अलावा कोई भी चीज आपको पहले से लिखी हुई दिखाई नहीं देगी। इसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद हमारे पास इसने एरर जनरेट कर दिया। अब ये एरर क्यों आया, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि ये CLR है क्या चीज। ठीक है, देखिए वो क्या कह रहा है, फंक्शन क्लियर शुड हैव प्रोटोटाइप। उसको अब अंडरस्टैंड ही नहीं हुआ। अंडरस्टैंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कुछ फंक्शन जो है ना उसकी सारी इंफॉर्मेशन तो पड़ी है हेडर फाइल stdio.h के अंदर। जैसे मैंने बोर्ड के ऊपर आप लोगों को बताया कि वो सारी इंफॉर्मेशन कहां पड़ी है, stdio.h के अंदर। किसकी इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट फंक्शन। लेकिन ये जो क्लियर स्क्रीन है ये इनपुट आउटपुट में नहीं आता। तो इसके लिए हमें एक और हेडर फाइल जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा बनानी पड़ेगी। और वो हेडर फाइल कौन सी होगी हमारे पास, वो आपके पास conio.h कानियो, जिसे कानियो भी पढ़ते हैं, conio.h भी पढ़ा जाता है। तो आप लोगों के पास उसको हम इसका हिस्सा बनाएंगे। उसको बनाने के लिए तरीका क्या है, वही सेम पहले सब आपके पास क्या है, हैश का वर्ड जो है वो यूज किया जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड, और फिर आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो है ना आपके पास conio.h, ये आप लोगों के पास लिखा जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या है, दूसरी हेडर फाइल जो है वो हमने प्रोग्राम का हिस्सा बना दी। और वो कौन सी है आपके पास, हैश इंक्लूड conio.h। अब देखते हैं कि इस हेडर फाइल को हिस्सा बनाने के बाद क्या कंपाइलर को इस वर्ड के बारे में पता चला, क्या उसे अंडरस्टैंड हुआ कि ये वर्ड कौन सा है। तो हम यहां पे दोबारा से क्या करते हैं, कंपाइल के ऊपर जो क्लिक करते हैं। अब देखें अब कोई एरर वार्निंग नहीं है, तो हम इसको रन कर लेते हैं। जब रन किया तो ये आपका रिजल्ट आउटपुट स्क्रीन पे चला गया होगा। अब देख लेते हैं। अब देखें अब पहले से लिखा हुआ जो था वो अरेज हो गया, सिर्फ वही लिखा है जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो मैसेज के अंदर है। तो ये आप लोगों के पास क्या है, क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन है और एक प्रिंटफ। ठीक है, क्लियर स्क्रीन आपके पास आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और प्रिंटफ फंक्शन क्या है, मैसेज को या किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किया जाता है। अब क्या वही बात आ गई कि आपके पास एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप का, उसके अंदर 10 जो है वो स्टोर करते हैं, और उसके बाद वो जो 10 है वो यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं जी, एक वेरिएबल लेंगे, उसमें से 10 स्टोर करेंगे,
पहले हम उसे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करते हैं, और उसके बाद वैल्यू प्लस मैसेज दोनों को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पे तो चेंजेस लेके आते हैं, स्ट्रक्चर वही है, लेकिन उसके अंदर मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने कहा जी हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, उसको मैं नाम देता हूं नंबर, क्योंकि 10 एक नंबर है तो इसलिए मैं इसको नाम दे देता हूं। ठीक है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल। और ये जो मैंने लाइन लिखी है ये आप लोगों को पता है चैप्टर नंबर 9 में हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन के नाम से पढ़ा था, जिसमें हम डेटा टाइप और नेम इंट्रोड्यूस करते थे। उसके बाद हम लोग इस नाम के अंदर क्या स्टोर कर देते हैं, हम इस नाम के अंदर सिंपली 10 स्टोर कर देते हैं। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन होगी, जिसके अंदर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हमने 10 को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। फिर हम प्रिंट एफ की मदद से, आप देखें ये प्रिंट एफ की मदद से अब यहां से प्रोग्राम में से ये जो वैल्यू है ये आउटपुट स्क्रीन पे अगर हमने भेजनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या यूज होगा, प्रिंट एफ। तो यहां पे आप लोगों के पास ये डबल कोटेशन, और इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे डबल कोटेशन लगाएंगे, और इधर हम लिखेंगे परसेंटेज और परसेंटेज डी। ठीक है, और उसके बाद फिर से डबल कोटेशन क्लोज, और यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, वेरिएबल। ठीक है, ये आप लोगों के पास कंट्रोल स्ट्रिंग होगी और ये आर्गुमेंट लिस्ट होगी। आर्गुमेंट लिस्ट में कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, और ये जो है ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर असल में ना, अगर आपने कोई भी वैल्यू आपने आउटपुट स्क्रीन पे पहुंचानी है तो उस वैल्यू को रीड करना और उसके बाद उसको डिस्प्ले करवाना, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसका काम। अब यहां पे देखें हमारे पास जो वेरिएबल था वो इंटीजर टाइप का था, तो इसलिए हमने परसेंटेज डी लिखा। ये आप लोगों के पास ऐसी वैल्यूज के लिए यूज होता है जो इंटीजर टाइप की, और अगर वो पॉइंट्स वाली वैल्यूज होती तो हम लोग परसेंटेज एफ लिखते। अगर वो करेक्टर होता तो हम परसेंटेज सी लिखते। अगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर होता यानी कि स्ट्रिंग हो तो हम परसेंटेज एस लिखते। लेकिन यहाँ पे वैल्यू इंटीजर टाइप की है तो इसलिए हमने परसेंटेज डी लिखा। इसके बाद हम इसको दोबारा से क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद इसको दोबारा से रन, और फिर से देखते हैं क्या ये वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे पहुंची। ये देखें ये वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे पहुंच गई। तो अभी तक हमने जो बात डिस्कस की कि एक पूरा मैसेज कैसे आउटपुट स्क्रीन पे पहुंचाते हैं। दूसरी बात हम लोगों ने ये देखी कि वैल्यू किस तरह से आउटपुट स्क्रीन पे पहुंचाई जाती है, और हमने ये चीज डिस्कस किया साथ में कि अगर पहले से स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो उसे क्लियर कैसे किया जाता है, क्लियर स्क्रीन के फंक्शन की मदद से। उम्मीद है कि यहां तक ये प्रैक्टिकल काम आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसी को ही मजीद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सटेंड करते हैं और वापस बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ताकि आप लोगों का लेक्चर जो है वो क्या किया जाए, वाइंड अप किया जा सके। जी भाई, आप लोगों ने प्रैक्टिकल चीजों को देख लिया, उम्मीद है समझ आ गई होगी, और आप लोगों को अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, फिर डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये प्रिंट एफ आप लोगों के पास उसके अंदर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, एस्केप सीक्वेंस है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आगे लेक्चर में इनको ही एक दो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों का सिंटैक्स जो है ना, आप लोगों का कांसेप्ट क्लियर से क्लियर हो। ठीक है, अभी आप लोगों के सामने अगर आप लोगों को याद हो कि लास्ट टाइम में क्या कर रहा था कि आप लोगों के सामने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट मैंने लिखी है, जिसके अंदर प्रिंटफ था, परसेंटेज डी था, और उसके बाद कोमा लगा के मैंने नाम लिखा था। इससे हुआ कि आपके वेरिएबल नाम जो है उसके अंदर कुछ वैल्यू पड़ी थी जो आउटपुट स्क्रीन पे चलेगी। ठीक है, और वो किसकी मदद से, आप लोगों के पास प्रिंटफ फंक्शन की मदद से। अब यहाँ पे ये जो है ये आप लोगों के पास क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग है। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग, और इसे हम क्या कहेंगे, आर्गुमेंट लिस्ट। ये आपके पास एक वेरिएबल है, ये दो भी हो सकते हैं, ये तीन भी हो सकते हैं, ये कांस्टेंट भी हो सकता है। और यहाँ पे ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है इसके अंदर, जैसे मैंने पहले प्रिंटफ लिखा जिसके अंदर सिंपली एक मैसेज था, तो कोई टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, वो आपके पास कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर हो सकता है, और साथ में एस्केप सीक्वेंस भी हो सकता है, और इन तीनों को मिला के भी हो सकता है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इन्हीं चीजों को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम लोग यही पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल, अगर एक से ज्यादा फॉर्मेट वैल्यूज को आपने डिस्प्ले करवाना है तो एक से ज्यादा फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे यूज होंगे। फिर हम लोग साथ में ये देखेंगे कि अगर आप लोगों ने एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करना है तो कैसे इस्तेमाल। तो अभी के लिए आप लोगों के पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने इसमें से तैयार करने हैं, और वो शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। डिफाइन द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट क्या होती है, और उसके बाद आप लोगों ने साथ में हमें एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देनी है कि इसके प्रिंटफ फंक्शन।
सिंटैक्स के साथ के प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है और उसके बाद वो आप लोगों के पास उसका सिंटैक्स क्या है। और आप लोगों ने ये नाम जरूर याद कर लेना, ये जो फंक्शन, क्योंकि 2 से 3 दफा क्वेश्चन आया, लिस्ट सम फंक्शंस फॉर इनपुट, लिस्ट सम फंक्शंस फॉर आउटपुट, तो ये आप लोगों का नाम याद हो तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक बातें जो है समझ आ गई होंगी। आप लोग अगर नहीं समझे दोबारा से बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास बेस्ट टीचर्स अवेलेबल है, एडी फिजाज साहब है, मैडम महविश है, ठीक है, जो आप लोगों को फुल एफर्ट के साथ समझा रहे हैं। मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक हो गया मेरे बच्चे। आप लोगों ने लाजमी इस चीज को स्टडी करना। और हम लोगों ने एक पॉइंट और भी डिस्कस किया, वो कौन सा था, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के पास स्क्रीन के ऊपर पहले से मैसेज लिखा हुआ था, वो अरेज नहीं हुआ था। अगर हम चाह रहे हैं तो हम उसे अरेज करें, तो हम किसकी मदद से अरेज करते हैं, CLR SCR की मदद से, ताकि वो पहले वाला मैसेज अरेज हो और उसकी जगह पे नया मैसेज आ सके। और उसके बाद ये जो क्लियर स्क्रीन फंक्शन है, ये प्रोग्राम को अगर आपने हिस्सा बना लिया है, प्रोग्राम को उसके कंपाइलर को कैसे समझ आएंगे, अगर आप एक और हेडर फाइल उसके अंदर हिस्सा बनाते हैं और उस हेडर फाइल का नाम क्या था, COMIO.h, ठीक हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन है, ये कहां पड़ा हुआ है, COMIO.h हेडर फाइल। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये बातें सारी समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।